हेलो क्लास गुड मॉर्निंग। क्लास जो आज हमको क्लास में पढ़ना है कंपोजिशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। तो मतलब कि कंपोजिशन पढ़ेंगे जो हमारी आरबीसीज होती हैं, ये कुछ इम्पॉर्टेंट कंपोजिशन से मिलकर बनी होती हैं जो उनके नॉर्मल फंक्शन के लिए एसेंशियल्स होती हैं, मतलब कि ज़रूरी होती हैं। तो हीमोग्लोबिन्स में जो हमारे आरबीसीज का सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स होता है, ये एक आयरन कंटेनिंग प्रोटीन्स होते हैं जो ब्लड को रेड कलर देते हैं और ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करते हैं। इसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन लंग्स में ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाते हैं और टिश्यू में ऑक्सीजन रिलीज कर देता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट्स में भी हेल्प करते हैं। अगर जो हम इसी की सेल मेम्ब्रेन में बात करें तो हमारी आरबीसीज की आउटर कवरिंग सेल मेम्ब्रेन होती है। ये मेम्ब्रेन आरबीसीज को शेप और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं और हार्मफुल सब्सटेंसेस को अंडर इंटर होने से रोकने में हेल्प करती हैं। साइटोप्लाज्मा की बात करें तो आरबीसीज का साइटोप्लाज्मा मेनली हीमोग्लोबिन से फिल्ड होता है। इसी साइटोप्लाज्म में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के लिए रिक्वायर्ड हीमोग्लोबिन प्रेजेंस होते हैं। एंजाइम फॉर एनर्जी प्रोडक्शंस क्या होते हैं, आरबीसीज में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते, इस वजह से इसीलिए हम इसे एनारोबिक ग्लाइकोसाइड के थ्रू एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। इस प्रोसेस के लिए हमारी आरबीसी में इम्पॉर्टेंट एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जो एटीपी बनाते हैं और आरबीसी मेम्ब्रेन के फंक्शन को रखते हैं। ठीक, फंक्शंस ऑफ आरबीसी ब्लड सेल्स, इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट्स। तो क्या कहते हैं, आरबीसीज का सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शंस लंग्स से ऑक्सीजन को बॉडी के हर टिश्यू और ऑर्गन्स तक पहुंचाते हैं। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड होकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाते हैं और टिश्यू में ऑक्सीजन को रिड्यूस करते हैं। ट्रांसपोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कि ये सेल्स मेटाबॉलिज्म के बाद कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं और आरबीसीज कार्बन डाइऑक्साइड को टिश्यू से लंग्स तक लेकर जाते हैं। जाने से ये जो है एक्सहेलेशंस के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। मेंटेन द एसिड बेस बैलेंस क्या करते हैं, जो हीमोग्लोबिन हाइड्रोजन्स आयंस को बाइंड करते हैं, ये ब्लड का नॉर्मल पीएच 7.35 से 7.45 को मेंटेन करने में हेल्प करता है। इसलिए बॉडी में कार्डियोसिस और एल्कोलोसिस का रिस्क कम हो जाता है। सपोर्ट द सेलुलर रेस्पिरेशंस, ये क्या करते हैं, हमारे आरबीसीज सेल को ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है और जिससे माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। तो एनर्जी क्या करती, प्रोड्यूस के बाद बॉडी के ऑर्गन्स प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर सकते हैं। मेंटेन नॉर्मल बॉडी फंक्शंस, तो प्रॉपर आरबीसीज काउंट और हीमोग्लोबिन लेवल बॉडी के ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म और सिक्रीशंस टॉलरेंस और ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। अगर हमारी आरबीसीज काउंट कम हो जाती है तो एनीमिया डेवलप हो सकता है, जबकि आरबीसीज काउंट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो थिक हो सकती हैं और क्लॉटिंग रिस्क जो होता है बढ़ सकता है। अब हम बात करेंगे इसी में फंक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। इसमें फंक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स का देखेंगे तो
ये फ्लो चार्ट बना हुआ है फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स, जिसमें जितनी भी चीज़ें मेंशन हैं हमने बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया है। ट्रांसपोर्ट द फंक्शन, रेगुलेट द फंक्शन, प्रोटेक्टिव फंक्शन, हेमाटोस्टैटिक फंक्शन, ठीक है, सारी चीज़ें इसमें चार्ट में मेंशन हुई हैं। उसको आप क्लियरली देख सकते हैं, है ना। तो क्या है, हम पढ़ेंगे इसमें फंक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल की बात करें तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट्स में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हमारी आरबीसीज का सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन माना जाता है। ये आरबीसीज के अंदर प्रेजेंट हीमोग्लोबिन और लंग्स में ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन, जिसको हम HbO2 बनता है। ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन ब्लड के थ्रू बॉडी के हर टिश्यू और ऑर्गन्स तक ऑक्सीजन लेकर जाते हैं। जब हमारे ऑक्सीजन रिच ब्लड लंग्स से हार्ट के थ्रू आर्टरीज में सर्कुलेट करता है, तब क्या होता है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को टाइटली बाइंड करते हैं। जैसे ही ब्लड टिश्यू तक पहुंच जाते हैं, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन रिलीज़ कर देते हैं। तो रिलीज़ द ऑक्सीजन बॉडी के सेल में इंटर करती है और माइटोकॉन्ड्रिया में सेलुलर रिस्पायरेशंस के प्रोसेस में यूज़ होती है। सेलुलर रिस्पायरेशंस के ड्यूरॉन ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलकर एटीपी, जिसको हम एल्डोस्टेरोन ट्राइफॉस्फेट्स प्रोड्यूस करते हैं और एटीपी बॉडी की मेन एनर्जी करेंसी है। इसी एनर्जी की हेल्प से मसल्स कॉन्ट्रैक्शन करते हैं और ब्रेन फंक्शन करता है और बॉडी के साथ ऑर्गन अपना नॉर्मल वर्क परफॉर्म करते हैं। अगर क्या होता है, हमारी आरबीसीज या हीमोग्लोबिन कम हो जाए तो टिश्यू को ऑक्सीजन कम मिलती है और पेशेंट को वीकनेस, थकान, डाइजनेस या शॉर्टनेस और ब्रीथ ऐसे सिम्टम्स डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट्स। तो सेलुलर रिस्पायरेशंस के बाद बॉडी के सेल कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शंस करता है, जो एक वेस्ट गैस है। इस कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से रिमूव करना बहुत ज़रूरी होता है। अप्रॉक्सीमेटली 20 से 25% कार्बन डाइऑक्साइड आरबीसीज के हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन्स के फॉर्म में लंग्स तक ट्रांसपोर्ट होता है। बाकी कार्बन डाइऑक्साइड का मेजर पार्ट प्लाज्मा में कार्बोनेट आयन, जिसको हम HCO3 के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट करते हैं। लंग्स में पहुंचने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन से सेपरेट हो जाते हैं और एक्सहेलेशंस के थ्रू बॉडी के से बाहर निकल जाते हैं। इस प्रोसेस की वजह से बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड एक्युमुलेट नहीं होते हैं और रिस्पायरेशन नॉर्मल रहता है। मेंटेन ऑफ एसिड बेस बैलेंस। एसिड बेस बैलेंस को अगर जो मेंटेन करने की बात करें तो इसमें हमारे क्या होते हैं, ह्यूमंस ब्लड का नॉर्मल pH 7 से 35745 होता है। इस pH का मेंटेन करना बॉडी के एंजाइम्स और ऑर्गन्स के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। हीमोग्लोबिन एक इम्पॉर्टेंट बफर की तरह काम करता है, जो ब्लड में हाइड्रोजन आयन इंक्रीज होते हैं, जो हीमोग्लोबिन उन्हें
कर लेते हैं और बॉडी को ज़्यादा एसिडिक होने से बचाते हैं। इसी तरह जब पीएच इंक्रीज होता है तो हीमोग्लोबिन बफरिंग एक्शन के थ्रू एसिड बेस बैलेंस मेंटेन करते हैं। अगर हमारा ब्लड पीएच डिस्टर्ब हो जाए तो एसिडोसिस या एल्कलोसिस डेवलप हो सकता है, जो सीरियस मेडिकल कंडीशंस हो सकती हैं। इसीलिए आरबीसीज इनडायरेक्टली ब्लड के इंटरनल इन्वायरमेंट को सबसे स्टेबल रखने में ही हेल्प करते हैं। फिर हम बात करेंगे वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स में क्या होता है? हमारे वाइट ब्लड सेल्स, इन्हें हम ल्यूकोसाइटिस्ट भी कहा जाता है। वाइट ब्लड सेल ब्लड के न्यूक्लियोइड सेल्स होते हैं जो बॉडी के इन्फ्लामेशन, फॉरेजिंग सब्सटेंसेस ऑफ एबनॉर्मल सेल से प्रोटेक्ट करते हैं। वाइट ब्लड सेल्स क्या होते हैं? बॉडी के इम्यून सिस्टम का मेन पार्ट होता है। इसका मेन फंक्शन बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, पैरासाइट्स और हार्मफुल टॉक्सिन को आइडेंटिफाई करने के डिस्ट्रॉय करते हैं। आरबीसीज ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट्स करते हैं, जबकि आरबीसीज बॉडी की डिफिशियंसी आर्मी तरह काम करते हैं और डिसीज़ का प्रोटेक्टिव प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, फिर हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, कलरलेस, तो ये क्या होते हैं हमारे। अब बात करते हैं इसी में न्यूट्रिशन के। तो डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें क्या होता है? न्यूक्लियस की प्रेजेंस की वजह से ये प्रोटीन सिंथेसिस कर सकते हैं और डिवाइड हो सकते हैं और इन्फेक्शन के अकॉर्डिंग अपना रिस्पांस चेंज कर सकते हैं। अब लार्ज देन तो आरबीसी डब्ल्यूबीसी का साइज में आरबीसी से बड़े होते हैं। उसका साइज जो होता है अप्रॉक्सीमेटली 10 से 20 माइक्रोमीटर्स तक हो सकता है। एम्बेडेड मूवमेंट्स, तो हमारी आरबीसीज एम्बेडेड मूवमेंट कर सकती हैं। ये अपनी शेप चेंज करके बॉडी के किसी भी इन्फेक्टेड एरिया तक मूव कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे पैडेसिस। तो इसमें क्या होता है? ये हमारी जो डब्ल्यूबीसी होती है ब्लड वेसल्स की वॉल के क्रॉस करके सराउंडिंग टिश्यू में इंटर कर सकती है। इसी प्रोसेस को डायापेडाइसिस कहते हैं। इसमें ये आरबीसीज के इन्फेक्शंस के एक्स्ट्रा साइट पर पहुंचकर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करते हैं। फिर हम बात करेंगे साइट्स ऑफ प्रोडक्शंस की। तो डब्ल्यूबीसी क्या होती हैं? मेनली रेड बोन मैरो में प्रोड्यूस होती हैं। ये लिम्फोसाइटिस का डेवलपमेंट लिम्फॉइड ऑर्गन्स जैसे थाइलम्स या स्प्लीन्स, लिम्फ नोड्स में भी होते हैं। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ वाइट ब्लड सेल्स में वाइट ब्लड सेल्स दो मेजर ग्रुप में डेवलप किए जाते हैं, जैसे कि ग्रेनुलोसाइटिस्ट। तो इसमें नाइट्रोफिल, एसिनोफिल और बेसिनोफिल होते हैं, या एक ग्रेनुलोलाइसिस या लिम्फोसाइटिस और मोनोसाइटिस्ट होते हैं। बात करेंगे न्यूट्रोफिल की। तो न्यूट्रोफिल सबसे ज़्यादा मोस्ट न्यूमरस वाइट ब्लड सेल होते हैं। ये टोटल डब्ल्यूबीसी का अप्रॉक्सीमेटली 50 से 70 हिस्सा बनाते हैं। इसका मेन काम बैक्टीरिया और फंगाई को डिस्ट्रॉय करना होता है। ठीक है, इसमें जो फंक्शन होते हैं, फंक्शंस ऑफ न्यूट्रोफिल की बात करें तो इसमें डिस्ट्रॉय द बैक्टीरिया बाय द फेगोसाइटोसिस। तो क्या करते हैं हमारा न्यूट्रोफिल्स? हमारी जो बैक्टीरिया और फेगोसाइटोसिस प्रैक्टिकल्स को इंगल्फ डाइजेस्ट कर देती हैं। इस प्रोसेस को फेगोसाइटोसिस कहते
हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इस प्रोसेस को हम इसलिए हमारे जो न्यूट्रोफिल्स को बॉडी के फर्स्ट लाइन फेगोसाइटोसिस सेल भी कहा जाता है। तो फर्स्ट सेल टू रीच इन्फेक्शन टाइप साइट, जब बॉडी में फंक्शन या इंजरी होती है तो न्यूट्रोफिल सबसे पहले क्या करते हैं, ब्लड से मिलकर इन्फेक्शन साइट तक पहुंचते हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और फंक्शन को सेपरेट होने से रोक लेते हैं। अब बात करेंगे इन्फ्लामेशंस की। तो इन्फ्लामेशंस में क्या होता है कि हमारी इन्फ्लामेशंस की बात करें तो न्यूट्रोफिल इन्फ्लामेटरी केमिकल रिलीज़ करते हैं जो इम्यून रिस्पॉन्स को प्रोटेक्टिव करते हैं और टिश्यू रिपेयर करने में हमारी मदद करते हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं अगर हमारे जो न्यूट्रोफिल की क्वांटिटी बहुत कम हो जाए तो ये पेशेंट में बैक्टीरियल इन्फेक्शन का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। ठीक है, अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो न्यूट्रोफिल अगेंस्ट जनरली इंक्रीज हो जाते हैं। अब इसमें हम बात करेंगे इस्नोफिल की। ठीक है, तो इस्नोफिल एक टाइप के ग्लाइकोसाइड वाइट ब्लड सेल होते हैं जो मेनली पैरास्टाइटिस इन्फेक्शन और एलर्जी रिएक्शंस के अगेंस्ट काम करते हैं। नॉर्मली ब्लड में इस्नोफिल की क्या होती है, क्वांटिटी कम होती है, लेकिन एलर्जी या पैरास्टाइटिस इन्फेक्शन के टाइम इनका हमारा नंबर इंक्रीज हो जाता है। इस्नोफिल एक ग्रेनुलस में स्पेसिफिक एंजाइम और टॉक्सिक प्रोटीन्स होते हैं जो पैरास्टाइटिस को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और एलर्जी के रिस्पॉन्स को कंट्रोल करते हैं। किल पैरास्टाइटिस। तो पैरास्टाइटिस इस्नोफिल बॉडी में इंटर होने वाले वर्म और पैरास्टाइटिस को टॉक्सिक केमिकल रिलीज कराते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं। ये स्पेशली हेलमिंथिक या फिर इन्फेक्शंस या वुड हीलिंग या टेपवर्म के अगेंस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पैरास्टाइटिस इन एलर्जिक रिएक्शन। तो एलर्जी के टाइम्स इस्नोफिल अफेक्टेड टिश्यू में कलेक्ट होते हैं और एलर्जी रिस्पॉन्स को रेगुलेट करते हैं, जैसे अस्थमा या एलर्जीज या रेस्टिक्स। स्किन एलर्जी में इस्नोफिल काउंट इंक्रीज हो जाता है। रिमूव द एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। तो ये क्या है, इस्नोफिल्स एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स को रिमूव करने में ये हेल्प करती हैं और एक्सेसिव इम्यून रिस्पॉन्स को कंट्रोल करने में काम करती हैं। ठीक है, अब क्लिनिकल्स इम्पोर्टेंस की अगर जो हम बात करें तो इसमें क्या होता है, इस्नोफिल हाई इस्नोफिलिक काउंट या एलर्जी, अस्थमा, पैरास्टाइटिक इन्फेक्शन, स्नोपीनिया, लो स्नोफिल काउंट, सीवियर स्ट्रेस या कंट्रीब्यूटेड थेरेपी। ठीक, अब बात करेंगे बेसोफिल। बेसोफिल क्या होता है, ये ब्लड के सबसे कम नंबर्स वाले ग्रेनोसाइटोसिस होते हैं। ये लार्ज और इन्फ्लामेशंस में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बेसोफिल के ग्रेन्यूल्स में हिस्टामिन और हिपैरिन जैसे केमिकल्स स्टोर होते हैं जो ज़रूरत के टाइम रिलीज हो जाते हैं। फंक्शन ऑफ बिस्नोफिल्स रिलीज द हिस्टामिन ड्यूरिंग द एलर्जी रिएक्शन। तो बिस्नोफिल्स एलर्जी के टाइम हिस्टामिन रिलीज करते हैं। हिस्टामिन क्या करते हैं, हमारे ब्लड वेसल्स को डायलेट करते हैं और उनकी परमेबिलिटी इंक्रीज करते हैं। इसके कारण रेडनेस, स्वेलिंग और ईचिंग और स्नीजिंग्स जैसे एलर्जी सिम्टम्स डेवलप हो जाते हैं। ठीक, फिर है क्या, रिलीज द हिपैरिन। बेसोफिल हिपैरिन रिलीज करते हैं जो एक न्यूट्रल एंटीकोगुलेंट होते हैं। हिपैरिन क्या करते हैं, ब्लड को अननेसेसरी क्लॉट बनाने से बचाते हैं और ब्लड सर्कुलेशन को स्मूथ रखता है। ठीक,
प्रोमोटेड इन्फ्लामेशंस में क्या होता है, ये बेसोफिल्स इन्फ्लामेटरी केमिकल रिलीज करते हैं और इम्यून सेल को इन्फेक्शन साइट तक अटैच करते हैं। ये बॉडी के डिफरेंट मैकेनिज्म को एक्टिवेट करते हैं। क्लिनिकल इंपॉर्टेंस देखें तो बेसोफिल्स एलर्जी और इन्फ्लामेशन डिसीज के डायग्नोसिस में यूजफुल होता है। लिम्फोसाइटिस क्या होता है? लिम्फोसाइटिस एनाल्जेसिक वाइट ब्लड सेल्स होते हैं जो एडॉप्टिव इम्यूनिटी के मेन सेल्स होते हैं। ये बॉडी को स्पेसिफिक पैथोजेंस के अगेंस्ट लॉन्ग टर्म टाइम प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। लिम्फोसाइटिस मेनली बोन मैरो, लिम्फ स्प्लीन और लिम्फ नोड में डेवलप और मेच्योर होते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ लिम्फोसाइटिस की बात करेंगे तो बी लिम्फोसाइटिस बी सेल एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं और जब बैक्टीरिया या वायरल या बॉडी में इंटर करते हैं या बी सेल प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट होकर एंटीबॉडीज़ बनाते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। टी लिम्फोसाइटिस टी सेल क्या होते हैं? मीडियल इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। ये इन्फेक्टेड सेल को डायरेक्टली डिस्ट्रॉय करते हैं और इम्यून रिस्पॉन्स को रेगुलेट भी करता है। नेचुरल किलर्स के एनके सेल्स तो एनके सेल्स बॉडी के इन्फेक्शन और कैंसर सेल को बिना हिले एक्सप्लोर के डायरेक्टली डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, ये वायरल इन्फेक्शन और कैंसर के अगेंस्ट बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फंक्शन ऑफ लिम्फोसाइटिस्ट की बात करेंगे तो क्या होगा? प्रोड्यूस द एंटीबॉडीज़ तो बी लिम्फोसाइटिस्ट एंटीबॉडीज़ बनाकर बैक्टीरिया, वायरल और टॉक्सिन को न्यूट्रलाइज करते हैं। प्रोवाइड द सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी तो टी लिम्फोसाइट इन्फेक्शन सेल को आइडेंटिफाई करके डिस्ट्रॉय करते हैं और इम्यून सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। डिस्ट्रॉय द इन्फेक्टेड एंड कैंसर सेल्स तो नेचुरल किलर तो होते क्या है? सेल साइटोटॉक्सिक टी सेल या वायरल इन्फेक्शन और कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय करता है। डेवलप द इम्यून मेमोरी तो हमारी मेमोरी बी सेल और मेमोरी टी सेल फ्यूचर्स इन्फेक्शन को जल्दी आइडेंटिफाई कर लेती। इसी प्रिंसिपल्स पर वैक्सीनेशन काम करती है। क्लिनिकल अगर जिसको इम्पोर्टेंट देखें, लिम्फोसाइटिस वायरल इन्फेक्शन, लिम्फोसाइटोपिनिया, HIV एड्स या इम्यून डिफिशियंसी डिसऑर्डर्स होता है। मोनोसाइटिस की अगर जो हम बात करें तो ये हमारा मोनोसाइटिस ब्लड के सबसे बड़ा लार्जेस्ट वाइट ब्लड सेल होते हैं। ये ब्लड मेन शॉर्ट टाइम सर्कुलेट करते हैं और टिश्यू में जाकर माइक्रोफेजेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। माइक्रोफेजेस बॉडी के पावरफुल फेजोसाइटिस्ट सेल होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म और डेड सेल को डिस्ट्रॉय करते हैं। फंक्शन ऑफ मोनोसाइटिस्ट की बात करें तो ट्रांसफॉर्म इनटू माइक्रोफेज ब्लड से टिश्यू में इंटर करने के बाद मोनोसाइटिस माइक्रोफेज बन जाते हैं। देन उसके बाद क्या होता है? माइक्रोफेज बॉडी के डिफरेंट टिश्यू में परमानेंटली प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, परफॉर्मेंस ऑफ द फेजोसाइटोसिस तो फेजोसाइटोसिस में क्या होता है? ये माइक्रोफेज बैक्टीरिया, वायरल, फंगी, डेड सेल और फॉरेजिन पार्टिकल्स को इंगल्फ करके डाइजेस्ट करते हैं। ये बॉडी के इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करते हैं। प्रेजेंस एंटीजन और लिम्फोसाइटिस्ट माइक्रोफेजेस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डाइजेस्ट करने के बाद इन्हें एंटीजन टी लिम्फोसाइट्स को प्रेजेंट करते हैं। इस प्रोसेस को एंटीजन प्रेजेंटेशन कहते हैं। ये एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स को एक्टिवेट करता है। रिमूव द डेड सेल्स एंड टिश्यू डाइवर्स ये क्या होते हैं? माइक्रोफेज डैमेज टिश्यू और डेड सेल्स को
ये क्या करती है, बॉडी के इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करती है। प्रिवेंट द एंटीजन टू लिम्फोसाइटिस, तो माइक्रोफेजेस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डाइजेस्ट करने के बाद उन्हें एंटीजन टी लिम्फोसाइटिक को प्रेजेंट करते हैं। इस प्रोसेस को एंटीजन प्रेजेंटेशन कहते हैं। ये एडॉप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स को एक्टिव करते हैं। रिमूव द डेड सेल्स एंड टिश्यू डाइवर्स, तो माइक्रोफेजेस डैमेज टिश्यू और डेड सेल को रिमूव करके वुंड हीलिंग और टिश्यू रिपेयर करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ओवरऑल हम देखें तो हमारा वाइट ब्लड सेल्स बॉडी के इम्यून सिस्टम्स का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, जो स्नोफिल पैरासाइटिस को डिस्ट्रॉय करते हैं और एलर्जीज में रोल प्ले करते हैं। बेसोफिल्स हिस्टामिन्स और हेपेरिन रिलीज करके एलर्जी और इन्फ्लेमेशन को रेगुलेट करते हैं। लिम्फोसाइटिस बी सेल, टी सेल और एनके सेल्स क्या होते हैं, एंटीबॉडीज बनाते हैं, स्पेसिफिक इम्यून प्रोवाइड करते हैं और इन्फेक्शन और कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय करते हैं और इम्यून मेमोरी डेवलप करते हैं। मोनोसाइटिस टिश्यू में माइक्रोफेज बन जाते हैं और पावरफुल फेगोसाइटोसिस करते हैं। डेड सेल को रिमूव करते हैं और एंटीजन प्रिवेंट करके इम्यून रिस्पॉन्स को एक्टिवेट करते हैं। इस सभी WBC के कोऑर्डिनेटेड एक्शन से बॉडी इन्फेक्शंस और डिसीज़ का रिस्क क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब हम जो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे प्लेटलेट्स थ्रोम्बोसाइटिस, इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए हम क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच क्लास।